चलिए मॉडर्न हिस्ट्री में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने मॉडर्न हिस्ट्री का एक नया पड़ाव शुरू किया जिसमें हमने आपको गांधीयन एरा के बारे में पढ़ाया। इसमें हमने एमर्जेंस एंड एडवेंट ऑफ गांधी पढ़े। हमने इसके बाद गांधीयन आइडियोलॉजी 2 लेक्चर्स में कवर किया। लेकिन एक दिमाग में बात तो आती होगी कि 1905 की स्वदेशी मूवमेंट जब ख़त्म हुई उसके बाद देश में हो क्या गया, हुआ क्या। हमने सीधा 1915 गांधी पीरियड से बात कर दी। 1905 के स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत होना, 1907-8 के अराउंड उसे पूरी तरह से सप्रेस कर देना, वहाँ से लेकर के 1915 के बीच का भी कोई इतिहास होगा, उस दौरान भी भारत में कुछ हुआ होगा। अब हम उस गैप को फिल करेंगे, अब हमें उसे समझने की ज़रूरत है। इसमें सबसे पहला पड़ाव आता है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। इसके बाद हम आपको आगे बढ़ाएंगे और गदर पार्टी के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हुए होम रूल लीग के बारे में पढ़ेंगे, लखनऊ सेशन पढ़ेंगे और फिर से हम आ जाएंगे 1916 पे और वहाँ के आगे हमने गांधी को पढ़ा ही है। तो फिर हम आगे बढ़ेंगे गांधी के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से, फिर हिस्ट्री 1920 से आगे की शुरू हो जाएगी। आई बात समझ में? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स हमारे आज का जो हम सबक सीखने जा रहे हैं वो ये वाला है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आज का लेसन हमारा होगा। सबसे पहले तो हम इसके बारे में नाम को पहले अच्छे से समझें। इसे इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 ही कहा जाता था। ये उन इंडियन काउंसिल एक्ट की कड़ी में एक और नया एक्ट था जो 1861 से शुरू हुए थे। 1861 से इंडियन काउंसिल एक्ट की शुरुआत हुई और उसके बाद 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट और उसी कड़ी में ये तीसरा 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट कहलाता है। इसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय में जो सेक्रेटरी फॉर द स्टेट ऑफ इंडिया थे, जो अंग्रेजी शासन के द्वारा भारत, क्योंकि उनका एक स्टेट ही हुआ, इतना बड़ा ब्रिटिश एम्पायर है पूरे वर्ल्ड लेवल पे, तो जैसे आज आपकी एक कंट्री है इंडिया, उसके कई स्टेट है, पंजाब, बंगाल, महाराष्ट्र, मद्रास तमिलनाडु। इसी तरह से उस समय के इतने बड़े ब्रिटिश एम्पायर का भी इंडिया एक स्टेट था, अफ्रीका भी एक स्टेट था, ये सारी कॉलोनीज़ थी। इस स्टेट को मैनेज करने के लिए वहाँ पर क्वीन ने अपने अंडर एक सेक्रेटरी फॉर द स्टेट ऑफ इंडिया का दफ्तर बना रखा था लंदन में। वो सेक्रेटरी काफ़ी पावरफुल पर्सन था और इस समय में वो सेक्रेटरी थे जॉन मॉर्ले। तो सेक्रेटरी का नाम यहाँ पर जॉन मॉर्ले है। और इसी समय में भारत में जो गवर्नर जनरल हैं, जिन्हें आप वाइसरॉय भी कह सकते हैं, वो हैं लॉर्ड मिंटो, जिन्हें अर्ल ऑफ मिंटो कहा जाता है। इस वजह से एक सेक्रेटरी है मॉर्ले, एक गवर्नर जनरल है मिंटो, तो नाम इन दोनों का आता है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। भारत में चल रही संवैधानिक प्रक्रिया यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोग्रेस के कड़ी में ये एक नई कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट थी जो यहाँ पर आई है। इसके आने के कई सारे ग्राउंड्स थे, वो हम समझेंगे। 1907 में ही अंग्रेजी सरकार के द्वारा एक रॉयल कमीशन ऑफ इंक्वायरी गठित किया जाता है। वो रॉयल कमीशन ऑफ इंक्वायरी को इस बात पे जांच करनी होती है कि भारत में इम्पीरियल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट यानी कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के बीच के संबंध कैसे हैं, दोनों के बीच में जो काम करने वाले सब्जेक्ट्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, वो किस तरह से डिवाइडेड हैं, दोनों की शक्तियाँ, दोनों का जुरिस्डिक्शन कहाँ तक है, इसमें क्या इम्प्रूवमेंट और सुधार करने की ज़रूरत है। उस रॉयल कमीशन ऑफ इंक्वायरी के द्वारा जो रिकमेंडेशंस दी जाती हैं, तकरीबन वही रिकमेंडेशंस 1909 के इस मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स का बेसिस बनी। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स की शुरुआत 1906 से ही हो चुकी थी, लेकिन इसे 3 साल की कड़ी मशक्क़त के बाद लाया गया। काफ़ी लंबी डिबेट और डिस्कशन चली। यहाँ पर जो जॉन मॉर्ले एज ए सेक्रेटरी फॉर द स्टेट ऑफ इंडिया के तौर पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये जॉन मॉर्ले लिबरल पार्टी के मेंबर हुआ करते थे, तो इनसे लिबरल एटीट्यूड की उपेक्षा की जाती थी उस समय में। लेकिन जो भारत में इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो हैं, ये कंजर्वेटिव पार्टी से थे। तो मॉर्ले लिबरल पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं, मिंटो कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं, ये दो चीज़ें एक साथ हैं। जॉन मॉर्ले जो कि सेक्रेटरी फॉर द स्टेट ऑफ इंडिया है और मिंटो, दोनों की एजुकेशन, दोनों के एक्सपीरियंसेस, दोनों की बैकग्राउंड और आइडियोलॉजी में ज़मीन आसमान का अंतर था, लेकिन भारत के स्टेटस को लेकर के दोनों की सोच लगभग एक ही थी। भारत में लोकतंत्र, डेमोक्रेसी आगे आनी चाहिए कि नहीं, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आनी चाहिए कि नहीं, पार्टिसिपेटरी सिस्टम ऑफ इलेक्शन होना चाहिए कि नहीं, इनको लेकर के इन दोनों की सोच एकदम वही थी जो एक कॉलोनियल स्टेट की सोच होती है और उनके ऑफिसर्स की सोच होती है, तो इनकी भी वही सोच थी। सवाल ये खड़ा होता है कि 1909 में ये रिफॉर्म आया ही क्यों, क्या ज़रूरत आन पड़ी इसको आने की ज़रूरत पड़ी। उसके लिए हमें बहुत सी चीज़ों को समझना पड़ेगा। वन बाय वन उन पॉइंट्स को समझते हैं।
सबसे पहला पॉइंट है डिसकॉन्टेंट विद द रिफॉर्म ऑफ 1892। आप सब जानते हैं कि इसके पहले 1892 में रिफॉर्म्स आए थे, इंडियन काउंसिल एक्ट। आपको पता ही होगा कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ। इंडियन नेशनल कांग्रेस के गठन के साथ ही एक चीज़ ये मजबूत हुई कि कांग्रेस के उस समय के मॉडरेट लीडर्स को ऐसा लगता था कि ब्रिटिश रूल इन इट सेल्फ प्रिंसिपलिटी फॉर्म प्रिंसिपल वर्जन में ख़राब नहीं है, लेकिन उसकी ब्यूरोक्रेसी करप्ट है। ऐसे में ब्रिटिश रूल के अंदर जो अन ब्रिटिश एस्पेक्ट्स हैं उन्हें करेक्ट कर दिया जाए तो ब्रिटिश रूल अच्छा हो सकता है। इसके लिए भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटेन में ब्रिटिश जनता, ब्रिटेन में ब्रिटिश गवर्नमेंट, पार्लियामेंट और वहाँ के क्राउन को हमें बस ये बताना है कि भारतीय परिस्थितियाँ कैसी हैं। इस स्तर पर कांग्रेस के मॉडरेट लीडर ने काम किया। और दूसरा काम मॉडरेट लीडर का ये था कि इंडिया में जो गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट को बेटर इंडियंस के लिए तभी बनाया जा सकता है अगर वो गवर्नमेंट पार्टिसिपेटरी हो, अगर उनमें भारतीयों को शामिल किया जाए, उसमें हमारी हिस्सेदारी हो। इसके लिए लगातार इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा ये मांग रखी जा रही थी कि सेंट्रल यानी कि इम्पीरियल लेवल पर जो एक लेजिस्लेचर है, जिसे हम इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं, जो कानून बनाने का काम करती है, उसका एक्सपेंशन किया जाए और उसमें ज़्यादा भारतीय डाले जाए। इसी तरह से प्रोविंसेस यानी कि स्टेट लेवल पर जो लेजिस्लेचर्स हैं उनका भी एक्सपेंशन किया जाए और उसमें ज़्यादा भारतीय डाले जाए। एक तो सबसे पहली बात कि उसका एनलार्जमेंट किया जाए, उसमें ज़्यादा भारतीय इंडक्ट किए जाएँ। दूसरा इनकी मांग थी कि वो भारतीय चुनाव की प्रक्रिया से इंडक्ट किए जाएँ, इलेक्शन हो। तीसरा इनकी मांग थी कि जो लेजिस्लेचर है उसे ज़्यादा ताकतें दी जाएँ एज़ कम्पेयर टू एग्जीक्यूटिव। चौथा इनकी मांग थी कि लेजिस्लेचर के जो सब्जेक्ट जो गिवन होंगे उन सब्जेक्ट्स को लेकर के लेजिस्लेचर के पास अपनी पावर हो, एग्जीक्यूटिव उसे ओवर पावर ना कर दे। एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर को आंसरेबल हो, जैसा कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में होता है। सरकारें जो हैं वो जिम्मेदार हों, रिस्पॉन्सिबल उनके प्रति जो कानून बना रहे हैं। इस तरह से ये सारी चीज़ें कर ये चाहते थे कि एक तरह का रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाएंगे। ऐसे में 1892 का वो एक्ट आया और 1892 के एक्ट में पहली बात तो उस लेवल का एक्सपेंशन सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स में नहीं दिया गया जैसा मांगा गया। सेंट्रल लेजिस्लेचर को मुश्किल से बढ़ा करके 16 नंबर तक लाया गया, उसकी नंबरिंग 16 कर दी गई। दूसरी सबसे बड़ी बात कि इलेक्शन का प्रोसीजर नहीं अपनाया गया, एक इलेक्शन कम नॉमिनेशन सिस्टम लाया गया कि प्रोविंस के लेवल से लोग इलेक्ट होकर के आएंगे, फिर अल्टीमेटली उस लिस्ट में से गवर्नर जनरल किन्हें नॉमिनेट करके डालता है उस लेजिस्लेचर में, ये गवर्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ठीक इसी तरह का कार्यक्रम प्रोविंसेस के लेवल पर भी होगा। तो आपने गवर्नर जनरल को ही मजबूत बनाए रखा, शासक को ही मजबूत बनाए रखा, तो इसलिए जो इलेक्टिव प्रिंसिपल था वो फुली रियलाइज़ नहीं हो पाया। उस पर भी वो जो इलेक्टिव प्रिंसिपल जिसके तहत वो नॉमिनेटेड नेम वहाँ तक जाने थे गवर्नर जनरल के पास, वो इलेक्टिव प्रिंसिपल अपने आप में वायलेटेड थे, क्योंकि वो इलेक्शन भी इनडायरेक्ट थे, वो भी डायरेक्ट नहीं थे। लेजिस्लेचर में पहुँच जाने के बाद एक बार अगर इंडियन वहाँ पहुँच ही गए हैं तो उनको वहाँ पर भी शक्तियाँ नहीं हैं, बजट के ऊपर वो किसी तरह की डिस्कशंस नहीं कर सकते थे। ये बड़ी चीज़ थी। सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, उन्हें क्वेश्चन पूछने की अनुमति दे दी गई थी, लेकिन वो सब्सिडरी क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे। सरकार को किसी चीज़ के लिए आंसरेबल नहीं ठहरा सकते थे, सरकार से सवाल नहीं पूछे जा सकते थे। ये सारी चीज़ें 1892 के एक्ट के तहत आती हैं। अब अल्टीमेटली इन चीज़ों से भारतीय नाराज़ हुए कि असल में तो आपने हमें कुछ भी नहीं दिया। फंक्शंस के मामले में आपने फंक्शंस नहीं आपने एक्सपेंड किए, साइज़ एनलार्जमेंट करना था वो आपने नहीं किया, इलेक्शन की मांग आपसे की थी वो आपने नहीं किया, एग्जीक्यूटिव को लेजिस्लेचर को आंसरेबल ठहराना था वो आपने नहीं ठहराया। तो ये सारी नाराज़गियाँ थी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर, वो मॉडरेट फैक्शन की, जो 1892 के एक्ट की वजह से थी, जिसकी वजह से एक स्ट्रॉन्ग डिस्कॉन्टेंट इंडिया में क्रिएट हुआ। ये वो समय था जिस समय तक एजुकेशन काफ़ी हद तक बढ़ रही थी, एजुकेटेड यूथ भी बढ़ रहा था, अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी था। एक आंकड़ा आपको बताना चाहता हूँ कि अगर 1893-4 की बात करें, उस समय में लगभग भारत के अंदर 2600 के अराउंड ऐसे लोग थे जिन लोगों ने मैट्रिकुलेशन किया। लेकिन अगर आप 1906 का आंकड़ा लेंगे तो 8211 लोग, 8211 लोग थे जो मैट्रिक कर चुके थे। नंबर वाइज आज के मुताबिक देखेंगे तो उतना बड़ा नहीं है, लेकिन अगर टाइम वाइज देखें कितने फोल्ड ये इंक्रीज़ हुआ तो अपने आप में मैस्मराइजिंग था। और ये लोग बेरोज़गारी में थे, इनके द्वारा कई तरह की मांगें रखी जा रही थी। तो इस समय में एक ऐसा फैक्शन क्रिएट हो रहा था जो ये मान रहा था कि मॉडरेट्स के द्वारा जो मांगें रखी जा रही हैं ब्रिटिशर्स के सामने, प्ली, पिटीशंस और प्रेयर की टेंडेंसी फॉलो करके, कभी भी वो जो बेनेवलेंट सिस्टम ब्रिटिशर्स का माना जाता है वो काम नहीं करेगा इंडिया के हित में। और इंडिया को इस तरह से रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देने का कोई विचार नहीं है अंग्रेज़ों का। तो एक स्ट्रॉन्ग डिस्कॉन्टेंट पूरे भारत में था 1892 के एक्ट की विफलताओं को लेकर के, और आपने देखा कि वह एक आधार भी बना था स्वदेशी मूवमेंट का।
और यही डिसकॉन्टेंट है जिसके तहत इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर भी मॉडरेट फैक्शंस की इंपॉर्टेंस घटी और अल्टीमेटली एक्सट्रीमिस्ट की इंपॉर्टेंस बढ़ी। ये 1892 के एक्ट के द्वारा की गई वो नदारदपन ही था भारतीय नेताओं के साथ, जिसकी वजह से 1905 तक आते आते कुछ मॉडरेट लीडर ही ये मानने लगे थे कि हमें स्वराज की आवश्यकता है। तो ये सारी चीज़ें उस समय में एग्जिस्ट कर रही थी। रिएक्शनरी पॉलिसी ऑफ लॉर्ड कर्जन, अभी लोगों के अंदर इन चीज़ों को लेकर के डिस्कॉन्टेंट है। ऐसे में 1892 के एक्ट के तहत जो आपने दिया है, आप उन चीज़ों को भी अनडन करना शुरू हो चुके थे। यानी कि आपने कई तरह के कानून यहाँ पर लागू किए। 1899 के तहत आपने कलकत्ता कॉरपोरेशन के लगभग मेंबर 1/3 के अराउंड घटा दिए, और इनको घटाने का उद्देश्य ही ये था कि वो जो इलेक्टेड भारतीय वहाँ कॉरपोरेशन में एंटर हो रहे थे वो ना एंटर हो पाएँ और उस कलकत्ता कॉरपोरेशन की ऑफिशियल मेजॉरिटी मेंटेन हो जाए। ये आपने इसलिए किया क्योंकि बहुत से यूरोपीय मर्चेंट ट्रेडर्स का ये मानना था, क्योंकि वो कई तरह की परमिशंस के लिए कलकत्ता कॉरपोरेशंस के पास अप्लाई करते हैं, और क्योंकि उस कलकत्ता कॉरपोरेशंस के अंदर बड़े लेवल पर भारतीय भी हैं, इसकी वजह से उन्हें वो लाइसेंसेस और परमिशंस मिलने में डिले हो जाता है, और इसकी वजह से उनके जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो हार्म हो रहे हैं। और नेचुरली कलकत्ता कॉरपोरेशंस उन्हें परमिशन इसलिए नहीं देती होगी क्योंकि वो फेयर प्ले की बात नहीं करते होंगे। ऐसे में भारतीय व्यापारियों का नुकसान होता होगा, और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जब भी होगी तो वो अपने देशवासियों के बारे में सोचेगी। ऐसे में आपने वो जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का एक कंसेप्ट लोकल लेवल पर दिया भी था, वो भी आपने वापस ले लिया। सेकेंड इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट, 1897-98 में आप ऐसा कानून लेकर के आए जिसके तहत आपने प्रेस के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई, और उसी रिस्ट्रिक्शन का नतीजा इस बात पर निकला कि आपने उस समय में बाल गंगाधर तिलक को अरेस्ट किया और 1.5 साल तक वो जेल में रहे। आपने प्रेस को 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा दी गई आज़ादियों को क्रश करने की कोशिश की, और वह क्रश एक तरह की डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के अगेंस्ट थी, क्योंकि लोग ये मानते थे कि डेमोक्रेसी चल ही नहीं सकती अगर आपको अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करने की आज़ादी ना हो। सरकार से सवाल पूछने का ये एक तरीका है, सरकार की पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करने का ये एक ढंग है, लेकिन सरकार एक डेलिबरेट एफर्ट्स के थ्रू इन आवाज़ों को दबा देना चाहती है, जो कि सही नहीं है। 1904 के अराउंड आप यूनिवर्सिटी एक्ट लेकर के आए, और उस एक्ट के तहत आपने यूनिवर्सिटी के सेनेट के अंदर जो इलेक्टेड मेंबर थे उनकी संख्या घटा करके ऑफिशियल मेजॉरिटी को मेंटेन किया। अफिलिएशन का मामला हो, स्कॉलरशिप देने का मामला हो, डिग्री देने का मामला हो, और ग्रांट इशू करने का मामला हो, ये सारे मामले ऑफिशियल मेजॉरिटी के अधीन आ गए, और इसके तहत नए तरह के कॉलेजेस को आपने अफिलिएट करना बंद कर दिया, ग्रांट देना बंद कर दिया स्कूल और कॉलेजेस को, स्कॉलरशिप की डिग्रीज प्रोवाइड करनी आपने कम कर दी, अपनी चॉइस से देनी शुरू कर दी, और अदर डिग्रीज़ में भी आपने अपनी चॉइस फॉलो करनी शुरू कर दी। इसका कारण ये था कि आपको ऐसा लगता था कि कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ ब्रीडिंग ग्राउंड है नेशनलिज्म के थॉट को डेवलप करने के लिए, और इसके तहत जो इंटेलेक्चुअल सेगमेंट है वो इंटेलेक्चुअल सेंस के अकॉर्डिंग यूरोपियन रेवोल्यूशनरी गतिविधियों को फॉलो करते हुए भारत में भी इस तरह की रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी करना चाहता है, राष्ट्रवाद लेकर के आना चाहता है। इसे दबाने का एक सबसे बड़ा तरीका यह है कि शिक्षा के क्षेत्र में कमी की जाए, और भारतीयों में उन भारतीयों को प्रोत्साहन दिया जाए जो हमारी बात मानने को तैयार हो। वही स्कूल कॉलेजेस अफिलिएट किए जाएं जो हमारी आइडियोलॉजी फॉलो करेंगे, उन्हीं लोगों को स्कॉलरशिप और डिग्रीज अवार्ड दिए जाए जो हमारी बात मानेंगे। जो लोग किसी तरह के भी राष्ट्रवादी गतिविधियों में लिप्त होंगे या कोई भी उपद्रवी गतिविधि करेंगे, इस एक्ट के तहत हम अपने तहत शक्तियाँ लेकर के आएंगे कि उनको हम डिग्री, अवार्ड, स्कॉलरशिप इन चीज़ों को देने से मना कर सकते हैं। डेटरेंस का काम होगा। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट की शुरुआत हुई, जिसके तहत आपने वार टाइम के अकॉर्डिंग, वार टाइम के समय में जिस तरह के प्रतिबंध लगाए जाते हैं उस तरह के प्रतिबंध लगाने का आपने काम किया। और सबसे भयावह काम आपने ये किया बंगाल का पार्टीशन, क्योंकि बंगाल आपको पता था कि बंगाली लिटरेट सेक्शन है, द एजुकेटेड मिडिल क्लासेस, जो कि रेवोल्यूशनरी एस्पेक्ट के लिए ज़िम्मेदार हैं, जो पूरे भारत में एक राष्ट्रवाद का परचम फहराने वाला एक तबका है। ऐसे में आपने बंगालीज़ को माइनॉरिटी में कन्वर्ट करने का काम किया। बंगाल को 2 हिस्सों में बांटना चाहा, ईस्ट बंगाल जिसमें बंगालियों को आपने रिलीजियस माइनॉरिटी बनाना चाहा इन कंपैरिजन टू द मुस्लिम्स, वेस्ट बंगाल जिसमें बंगालियों को आपने माइनॉरिटी बनाना चाहा एथनिकली इन कंपैरिजन टू द उड़िया स्पीकिंग उड़िया पीपल एंड द बिहारी पीपल, यानी कि भोजपुरी, मैथिली जो भी भाषाएँ। इस तरह से आपने बंगाली सॉलिडेरिटी को वीक करने का काम किया, बंगाली इंटेलिजेंशिया को आपने कमज़ोर किया, उनके एंथोसिज्म को, उनकी अवेकनिंग को, उनकी पॉलिटिकल सेल्फ रियलाइजेशन के राइट्स को आपने पूरी तरह से सेकंड डेस्क तक पहुंचाया, पीछे कर दिया। ऐसे में वो लोग आपसे नदारद हुए और उनको लगा कि ये ठीक नहीं है। फिर आपने गलती कर दी ये समझने में कि बंगाल का इतिहास बहुत ही बृहद रहा है इस मामले में,
क्योंकि आपने केवल उन्हें माइनॉरिटी में पॉलिटिकली नहीं बदला, आपने उनका कल्चर भी रियून करने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि ईस्ट और वेस्ट दोनों ही जगह पर बंगाली सफ़र होने वाली थी। ईस्ट में उर्दू को प्रमोशन दिया जाना था और वेस्ट में एथनिकली उड़िया और बिहारी भाषाएं आगे बढ़ने वाली थी। तो बंगालियों को ये चीज़ हार्म हुई और इसके तहत आप सबको पता है स्वदेशी मूवमेंट हुई, जिसे बंग भंग मूवमेंट कहा जाता है। ये स्वदेशी मूवमेंट एक बहुत बड़ा एक्ट था, जिस एक्ट को शुरुआत करने वाले मॉडरेट लीडर थे, लेकिन धीरे धीरे ये सारी की सारी मूवमेंट कैप्चर कर ली गई एक्सट्रीमिस्टों के द्वारा। मॉडरेट्स को यहाँ पर मॉडरेट कह करके पुकारा गया है और एक्सट्रीमिस्टों को यहाँ पर मिलिटेंट रेवोल्यूशनरी कह करके पुकारा गया है। अगर मॉडरेट्स की बात करें तो उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल रेवोल्यूशनरी कहा जाता है, एक्सट्रीमिस्टों को मिलिटेंट रेवोल्यूशनरी। मिलिटेंट रेवोल्यूशनरी में बिपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय बहुत इंपॉर्टेंट है, और अरविंदो घोष भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन लोगों के द्वारा स्वदेशी का आयाम बहुत बढ़ाने की बात की गई, बायकॉट का कंसेप्ट लाने की बात की गई। इनका मानना ये था कि इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, पूरे देश में स्वराज आना चाहिए, अंग्रेज़ों से मुक्ति चाहिए। इनका मानना ये था कि स्वदेशी का एस्पेक्ट हर चीज़ में स्वदेशी होनी चाहिए, शिक्षा स्वदेशी होनी चाहिए, सारे आर्टिकल ऑफ प्रोडक्शन सारे स्वदेशी होने चाहिए, सरकारें स्वदेशी होनी चाहिए। इनका मानना यह था कि बॉयकॉट के एस्पेक्ट में हमें जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, हर तरह की ब्रिटिशर्स के साथ जो हमारी एसोसिएशन है उसका बॉयकॉट किया जाना चाहिए। तो ये एक बहुत रिस्पॉन्सिबल मूवमेंट है जिसने उस समय में सरकारों को कमज़ोर करने का मौका बिल्कुल पूरी तरह से इस्तेमाल किया, और सरकार इस बात से भयभीत थी कि मिलिटेंट रेवोल्यूशनरी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि एक्सट्रीमिस्ट। तो सरकार ने एक्सट्रीमिस्टों को दबाने का काम किया। जब उनको दबाया गया सरकार के द्वारा तो इंडिविजुअल हीरोइज़म की एक्टिविटी शुरुआत हुई, जिसे हम रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट कहते हैं या रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट भी कहते हैं। खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, करतार सिंह सराभा, शहीद उधम सिंह, ये सब आने वाले समय में इसका हिस्सा बनने वाले हैं। तो आपने देखा कि एक रेवोल्यूशनरी टेररिज्म बहुत स्ट्रांगली आगे बढ़ रहा है। तो आपने उस समय अंग्रेज़ों ने इस बात को महसूस किया कि वो जो एजुकेटेड मिडिल क्लासेस हैं वो डे बाय डे आपसे लूज़ होता चला जा रहा है, आपसे छूटता चला जा रहा है, जबकि वो एक अच्छे बुलवार्क का काम करता था आपके लिए। वो एक तरह का डिसेंट था। जब भी आपकी नीतियों के विरोध में कोई आवाज़ आनी होती थी तो वो डिसेंट था, और डिसेंट ऑलवेज एक आउटलेट होता है किसी भी प्रेशर के लिए। तो अंग्रेज़ों के मन में भी ये सोच थी कि हमें उस एजुकेटेड मिडिल क्लास को नदारत नहीं करना चाहिए। तो अंग्रेज़ों की यहाँ पर सोच क्या बताती है, वो क्या कह रहे हैं, मैं आपको ये पढ़ करके बताता हूँ। उस समय में ज़बरदस्त वे में मिंटो और मॉर्ले के बीच में कॉरेस्पॉन्डेंस हुई। उन कॉरेस्पॉन्डेंस में से एक लेटर के तहत क्या लिखा गया, वो कहते हैं कि वी सीम टू बी ग्रेजुअली लूजिंग आर होल्ड ऑन द इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, and there are indications that the thinly veiled animosity felt by a considerable section of these classes is filtering down to a lower stratum of the populations, who do not understand the causes at work, but who do see that the English official no longer holds the commanding position that he did. A new departure is badly needed. यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि ये जो लोग हैं, जो इंग्लिश एजुकेटेड लोग हैं, जो आज हमने अपने खिलाफ कर दिए हैं, इनका जो एंगर है, इनका जो डिसकॉन्टेंट है, धीरे धीरे फिल्टर आउट हो करके आम लोगों तक पहुंच रहा है। आम लोगों को सही कॉज पता नहीं है, बंगाल के विभाजन का उन्हें पता नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली वो आज इनके डिसकॉन्टेंट को अपने अंदर आत्मसात कर चुके हैं। और ये प्रत्यक्ष प्रमाणित हो रहा है कि अंग्रेजी अफसरों का वो होल्ड अब नहीं रहा जो होल्ड किसी समय में हुआ करता था। ऐसे में हमें एक न्यू डिपार्चर की ज़रूरत है। ये न्यू डिपार्चर की पॉलिसी क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा। ये यहाँ पर आपको समझ आया कि क्यों कर्जन की रिएक्शनरी पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर हुई। कर्जन ने रिएक्ट किया उस समय में ग्रोइंग टाइड ऑफ नेशनलिज्म को, चाहे वो प्रेस एक्ट हो, चाहे डिफेंस एक्ट हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी एक्ट हो, चाहे कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट हो, और चाहे वो विभाजन का एक्ट हो। ये सारी कर्जन की रिएक्शनरी पॉलिसी जिसके तहत ट्रांसफॉर्मेशन होती गई नेशनल मूवमेंट में मॉडरेट से एक्सट्रीमिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट से टेररिस्ट। आई बात समझ में? अगला है गवर्नमेंट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स द नेचुरल कैलेमिटीज़। 1896, 1897 से 1899 का दौर लंबे समय तक ड्रॉट और कैलेमिटीज़ का दौर था। इस समय में कई फैमिन आए और आपने देखा कि लाखों की संख्या में लोग इस समय में मरे। दुर्भिक्ष ही एक कारण नहीं था इस समय में। इस भूखमरी, इस पॉवर्टी की वजह से बड़े पैमाने पर बीमारियां भी फैल रही थी, और ये वो दौर था जब प्लेग एक बहुत बड़ा कारण था बीमारियों का। ऐसे में सरकारों के द्वारा फैमिन को टैकल करने के लिए कोई बड़े स्तर पर कदम नहीं उठाए गए जैसे एक रिस्पॉन्सिबल सरकार उठाती है। प्लेग को लेकर के शुरुआती समय में उस लेवल पर कदम नहीं उठाए गए जैसे एक रिस्पॉन्सिबल सरकार उठाती है। लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि ये जो नए संसाधन हैं, ये रेलगाड़ियाँ एक जगह से दूसरी जगह प्लेग फैलाने वाली गाड़ियाँ हैं। ये एक तरह का कंटेमिनेशन दूसरे इलाके तक लेकर के जाती हैं। उनको ऐसा लगा कि ये रेलगाड़ियाँ हैं जो हमारे देश से सारी फसल को
ले जा करके बंदरगाहों तक ले जाती हैं और बंदरगाहों से विदेशों में जाती हैं। तो हमारी भूखमरी का, गरीबी का, कुपोषण का कारण ये रेलगाड़ियाँ हैं। ये रेलगाड़ियाँ सरकारी तंत्र को रिप्रेजेंट करती हैं। ये तंत्र ही है जो हमें लूट रहा है। अंग्रेज़ों की बनाई हुई ये नीतियाँ ना होती, अगर वो एग्रीकल्चर को कमर्शलाइज ना कर देते तो आज पर्याप्त मात्रा में फूड ग्रेन होता। अगर वो किसानों के ऊपर इतना बोझ ना लाद देते लोन रेवेन्यू का, तो आज किसान के पास सरप्लस प्रोडक्शन होती। अगर वो हैंडीक्राफ्ट को ना तबाह कर देते तो वो हैंडीक्राफ्ट से विमुख हुआ सारा सेक्शन एग्रीकल्चरल लैंड पे आके दबाव ना बनाता। अगर वो हमारी कमर्शियल क्रॉप्स के अच्छे रेमुनरेशन हमें पे करते तो महंगाई के इस दौर में भी हम बाज़ार से अपने खान पान का सामान खरीद सकते थे। लेकिन अंग्रेज़ों की तरफ अपनाई गई सारी ये नीतियाँ हमारी गरीबी का, हमारे कुपोषण का एक आधार है। ऐसे में थोड़ा सा भी सूखा कब दुर्भिक्ष में बदल जाता है, थोड़ा सा भी ड्रॉट कब फैमिन बन जाता है, पता नहीं लगता है। महामारियाँ फैल जाती हैं। तो ऐसे में सरकार, लोगों के अंदर एक आउटबर्स्ट था सरकारों को लेकर के। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये हो जाता है कि प्लेग कमिश्नर की हत्या तक भी की गई थी। मैंने आपको पढ़ाया था। सरकार के द्वारा नियम बनाए गए थे कि किसी भी घर को सर्च किया जा सकता है प्लेग को कंट्रोल करने के लिए। ये सरकार के द्वारा उठाया गया एक जेन्युइन नियम था, लेकिन सरकार ने यह नियम जनता की सहभागिता के बिना उठाया। सरकारी अफसरों ने इस नियम को लोगों की प्राइवेसी इंक्रोच करने के तरीके से अपना लिया। और जब लोगों को ये लिखा कि हमारी प्राइवेसी, हमारे कल्चर के ऊपर ये अटैक है, किसी भी समय कोई भी किसी तरह के सर्च के तौर पर हमारे घर में आ सकता है, बहू बेटियां, परिवार, सब कोई भी अब सेफ नहीं है, ऐसे में उन्होंने उस प्लेग कमिश्नर को मारा, उसकी हत्या की गई। तो या तो सरकार इनएक्टिव रही, और जब सरकार एक्टिव हुई तो सरकार के वो एक्टिव कॉजेज डेमोक्रेटिकली लिए नहीं गए थे, इल कंसीव्ड थे, लोगों की सहभागिता नहीं थी, अच्छी अवेयरनेस नहीं थी, और अल्टीमेटली लोगों ने उस चीज़ में फिर समर्थन नहीं किया। लेकिन ऑल इन ऑल लोगों के अंदर एक डिस्कॉन्टेंट था कि इन सभी चीज़ों के लिए जिम्मेदार सरकार है। हमारे देश में, हमारे देश के लोगों की अपनी एक सरकार होनी चाहिए, और वह स्वराज से ही आ सकता है। इसलिए स्वराज की मांग बहुत तीव्र थी। इसलिए सरकार उन रेवोल्यूशनरी एक्सट्रीमिस्ट या उन रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट ग्रुप्स को इन आम जनमानसों का समर्थन ना मिल जाए, उसके लिए पहले ही अपने समर्थन में कुछ लोगों का एक ग्रुप खड़ा करना चाहते थे और पूरी कंट्री को पैसिफाई करना चाहते थे, शांत कर देना चाहते थे। इसके लिए पार्लियामेंट रिफॉर्म एक कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी के तहत आया। इसे कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी भी कह सकते हैं। जो मानता है उसे गाजर दो और जो नहीं तो उसे डंडा। आई बात समझ में? आगे है इन्फ्लुएंस ऑफ द ओवरसीज इवेंट्स। तकरीबन जो चीज़ें स्वदेशी मूवमेंट के लिए आधार बनी हैं, वही 1909 के पार्लियामेंट रिफॉर्म्स का भी आधार बनी है। इंटरनेशनल लेवल पर इस समय में कई इवेंट्स हुए। सबसे पहला इवेंट ये हो रहा है कि यह वह समय है जब गांधी जी साउथ अफ्रीका में हैं, और पूरे विश्व भर में यह प्रमाणित है कि अंग्रेज़ों का एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्ट एटीट्यूड है, और कहीं पर भी अगर नॉन यूरोपियन, नॉन ब्रिटिशर्स एग्जिस्ट करते होंगे तो वो उनके ऊपर उत्पीड़न करते हैं इस आधार पर कि क्योंकि वो नस्लीय भेद करते हैं। गांधी जी के लगातार छप रहे इंडियन ओपिनियन में लेख, अंग्रेज़ों के द्वारा अफ्रीकी कॉलोनियों पर लगातार किए जाने वाला उत्पीड़न, और भारत में उनके कई तरह के किए गए उत्पीड़न, ये प्रत्यक्ष थे लोगों के सामने। तो अंतर्राष्ट्रीय इवेंट के तौर पर ये तो एक इंटरनेशनल सॉलिडेरिटी लोगों के अंदर क्रिएट हो रही थी, और रेस कॉन्शियस हो रहे थे लोग। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इस समय में लगातार यूरोपियंस माइट, यूरोपियन सुपेरिटी, यूरोपियन मिलिट्री पावर का विफल हो जाना। 1897 से 1909 के बीच में एबिसीनिया के द्वारा इटली का हार जाना, इसी समय के दौरान यूरोपियन पावर यानी कि ब्रिटिश पावर का बोर वार में साउथ अफ्रीका में हार जाना, इसी समय के दौरान 1904-05 के दौरान जापान के हाथों रशिया का हार जाना। ये पता चल रहा था कि ओरिएंटल वर्ल्ड में भी एक क्षमता है कि वो ऑक्सीडेंटल वर्ल्ड को हरा सकता है। ईस्टर्न पावर्स, छोटे छोटे मुल्क इतने मजबूत और माकूल हैं कि वो बड़ी बड़ी यूरोपीय शक्तियों को हराने का दम रखते हैं। इस तरह की कोई सुपीरियरिटी एग्जिस्ट नहीं करती है जैसी सुपीरियरिटी हमें दिखाई जा रही है। इसके अलावा रशिया, तुर्की, इटली, इजिप्ट, ये वो देश थे जहाँ पर क्रांतिकारी गतिविधियाँ भी हो रही थी, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी। तो इंटरनेशनली हो रही रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी, इंटरनेशनली हो रहे यूरोपियंस के रेसिस्ट एटीट्यूड, और इंटरनेशनली लगातार हार जो फेस करनी पड़ रही थी यूरोपियन पावर्स को, वेस्टर्न पावर्स को, ईस्टर्न्स के हाथों, इन्होंने भारतीयों का भी मनोबल तीव्र किया कि हम भी अगर चाहें तो इतने बड़े मुल्क के नाते छोटे से आइलैंड नेशन यानी कि यूके को हरा सकते हैं। इसलिए उनके द्वारा फिर इस समय में रेवोल्यूशनरी एक्सट्रीमिज्म को अपनाया गया, और वही रेवोल्यूशनरी एक्सट्रीमिज्म की एक शुरुआत है जिसने अंग्रेज़ों को वापस मॉडरेट्स के क्लोज ला करके खड़ा कर दिया, जिन मॉडरेट्स को
ज़बरदस्त ढंग से अंग्रेज़ों ने इग्नोर किया 1892 के बाद। लॉर्ड कर्जन के समय में तो बहुत ज़बरदस्त ही इग्नोर कर दिया था। आपको यह भी पता होना चाहिए कि लॉर्ड कर्जन की नीतियाँ इतनी रिएक्शनरी क्यों थी। आप एक बात हमेशा समझ करके चलिएगा, जो भी भारत में अंग्रेज़ों के द्वारा किया गया उसका एक नतीजा यह भी है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रिटेन की पोजीशन क्या है। 1898 से लेकर के 1905 के बीच में जो भारत में दौर लॉर्ड कर्जन का था, इसके दौरान ब्रिटेन अल्टीमेट स्टेबल फॉर्म में था। ब्रिटेन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई खतरा किसी से भी नहीं था। ब्रिटेन की पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग और सुपीरियर थी। इसलिए उस स्ट्रॉन्ग और सुपीरियर पोजीशन का फ़ायदा उठाते हुए ही लॉर्ड कर्जन ने भारत में अपनी मनमानी नीतियों को लागू करना चाहा, क्योंकि उसे किसी तरह की दरकार नहीं थी मॉडरेट्स के समर्थन की, क्योंकि वह यह मान रहे थे कि भारत में अगर कोई स्टेबिलिटी बिगड़ती है तो हम उसे कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर हम इस समय बहुत स्ट्रॉन्ग है पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली। ये मैं आपको बता दूं। लेकिन जैसे जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हालात बदलेंगे वैसे वैसे अंग्रेज़ों की नीतियां भारत में भी बदलेंगी, इस बात का आपको ख्याल रखना है। और ये वो दौर था जिस समय अंग्रेज़ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत मजबूत थे 1905 तक। इसलिए उन्होंने भारत में इस तरह की रिएक्शनरी पॉलिसीज़ अपनाई जिसकी वजह से एक्सट्रीमिज़म जन्मा। लेकिन 1809 तक सिनेरियो बदल चुका था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जर्मनी का उदय हो रहा था और जर्मनी तेज़ी से फ्रांस, इटली और ब्रिटिश कॉलोनीज़ को ऑक्यूपाई कर रहा था। और यही कारण था कि 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ। उसकी ग्राउंड बननी 1902 ऑनवर्ड शुरू हो चुकी थी। मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि 1890s के बाद 1890s के बाद का सारा दौर कॉलोनाइजेशन का जर्मनी का है। और 1890 में ही जर्मनी ने अफ्रीका और अदर कॉन्टिनेंट्स में ब्रिटिश, फ्रांसीसी और इटालियन और रशियन कॉलोनीज़ को ऑक्यूपाई करना शुरू कर दिया था। ऐसे में 1909 का एक माहौल ये भी है कि जब अंग्रेज जानते हैं कि भारतीय कॉलोनी को किसी ग्राउंड पे लूज़ नहीं करना है, ऐसे में हमें अपने पुराने मित्रों को वापस साथ लाना होगा जो कि मॉडरेट हैं। ऐसे में एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म फिर से देना पड़ेगा कैरेट के तौर पर। और एक बार अगर मॉडरेट्स अपने साथ मिला लिए तो फिर बाकी सब पे स्टिक चला पाएंगे लेजिटिमेटली। अगला कारण है रोल ऑफ प्रेस एंड द डिमांड ऑफ द कांग्रेस। मैंने आपको अभी बताया 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा 1878 की लॉर्ड लिटन की लगाई हुई वर्नाकुलर प्रेस पर प्रतिबंध उठा दिए गए थे। इसके बाद जम करके वर्नाकुलर प्रेस छपी, बड़े स्तर पर अखबार आए। इस समय तक अखबारों का सब्सक्रिप्शन भी बहुत बढ़ चुका था और नंबर ऑफ अखबार भी बढ़ चुके थे, यानी कि पब्लिकेशन हाउसेस भी बढ़ चुके थे और सब्सक्रिप्शन भी बढ़ चुका था। सबसे बड़ी बात यह थी कि अखबार वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में छप रहे थे और सब्सक्रिप्शन बढ़ने का बेसिस ही ये है कि रीडर बढ़ चुका था। रीडर इसलिए बढ़ा था, एजुकेशन का लेवल बढ़ गया था और ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल एजुकेटेड हो चुके थे। अब ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं और जैसे ही आप 1900 ऑनवर्ड चलते हैं आपको वह अखबार दिखने लगेंगे जो रेवोल्यूशनरी एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म को समर्थन करते हैं। आपको एनी बेसेंट का न्यू इंडिया नज़र आएगा, आपको युगांतर नज़र आएगा, आपको संध्या नज़र आएगा, आपको काल नज़र आएगा, आपको केसरी नज़र आएगा, मराठा नज़र आएगा, आपको वंदे मातरम नज़र आएगा। यह वह सारे अखबार थे जो रेवोल्यूशनरी एक्सट्रीमिज्म और रेवोल्यूशनरी टेररिज्म के कॉज को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे थे। ऐसे में इन अखबारों के माध्यम से लोगों के बीच में जो राजनीतिक चेतना पैदा की जा रही थी वह पॉलिटिकल अवेकनिंग से अंग्रेज भयभीत थे। यह वह दौर था जब ज़बरदस्त तरीके से अंग्रेज़ों के उठाए गए प्रत्येक कदम को पूर्ण रूप से क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था, क्योंकि अंग्रेज़ों के वह कदम क्लियर कट वे में किसी भी डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करने लायक नहीं थे। ऐसे में लॉर्ड मिंटो के और मॉर्ले के लगातार दिए जाने वाले बयान, मिंटो का यह कंसेप्ट साफ था कि किसी भी हालत में दूर दूर तक किसी तरह की कोई डेमोक्रेसी, कोई रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कोई सेल्फ रूल, कोई स्वराज हम भारत को देने जा नहीं रहे हैं। ऐसा कोई हमारा इरादा नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी को बढ़ाना जरूरी है, एडमिनिस्ट्रेटिवली इंडियंस का पार्टिसिपेशन करना जरूरी है फॉर द एफिशिएंसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, दैट वी विल डू, बट वी आर नॉट गोइंग टू डिलीवर एनी काइंड ऑफ सेल्फ रूल और द सेल्फ गवर्नमेंट टू द इंडियंस on the line of the other European colonies like the Canada and Australia, like the South Africa. So don't expect and don't imagine accordingly. ऐसे में अखबारों ने इस सोच को खोल करके देश के सामने रखा। देश के सामने सारे विचार एक जगह से दूसरी जगह गए। और मैंने अभी बताया कि एजुकेटेड यूथ जो कि अनएम्प्लॉयड था उसे एम्प्लॉयमेंट भी चाहिए थी, और वह यह मान रहा था कि ये जो इकोनॉमिक सिस्टम अंग्रेजों के द्वारा भारत में स्थापित किया गया है यही वो इकोनॉमिक सिस्टम है जिसके तहत वन वे फ्री ट्रेड पॉलिसी फॉलो की जाती है और ब्रिटेन से आने वाले सभी प्रोडक्ट इंडिया में बिना इंपोर्ट ड्यूटी के एंटर होते हैं, और इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट का प्रोडक्ट हर तरह की इंपोर्ट ड्यूटी लग करके ब्रिटेन में एंटर होता है, जिसकी वजह से हमारे उद्योग धंधे व्यापार आगे बढ़ नहीं पा रहा। इसकी वजह से भारत में रोज़गार बढ़ नहीं पा रहा।
क्योंकि हमारे देश की खुद की सरकारें नहीं हैं, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं है, इसलिए वो ना तो इंडस्ट्री को एड करती हैं और ना तो इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करती हैं। अगर भारत का किसी तरह से उपयोग हो रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक उपनिवेश के तौर पर, एक कॉलोनी के तौर पर, और वो कॉलोनी के तौर पर हमारे रॉ मटेरियल को, हमारे लोगों को एज अ मार्केट कंज्यूमर सिर्फ और सिर्फ यूटिलाइज कर रहे हैं फॉर द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द इंग्लैंड। इसलिए हमें इसके खिलाफ आवाज़ उठानी होगी, क्योंकि हमारी बेरोजगारी का कारण अंग्रेजी तंत्र है, अंग्रेजी अर्थव्यवस्था का आधार है। और जब तक हमारे यहाँ पे स्वशासन नहीं होगा, अपने लोगों की सरकारें नहीं होंगी, तब तक इस चीज़ में सुधार नहीं होगा। डिमांड ऑफ द कांग्रेस, कांग्रेस के द्वारा ये मांगे जो 1892 में भी दोहराई गई थी, वो वापस से दोहराई गई। 1905 का कांग्रेस का बनारस का सेशन, जिस समय में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा स्वराज के बारे में डिस्कशन करना। 1906 का कांग्रेस का कलकत्ता सेशन, जिसमें ऑफिशियली कांग्रेस के द्वारा दादा भाई नौरोजी की प्रेसिडेंटशिप के अंदर यह डिक्लेयर करना कि स्वराज एक एम रहेगा कांग्रेस का। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लगातार यह कहना, स्वराज स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं ये लेकर के रहूँगा, यानी कि आज़ादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये मैं लेकर के रहूँगा। अरविंदो घोष के द्वारा भारत को भारत माता कह करके डिक्लेयर कर देना, हंसी तो नहीं आ गई, हो जाता है, भारत माता कह करके डिक्लेयर कर देना। तो ये कुल मिलाकर के कांग्रेस की मांगे इस समय बहुत अग्रेसिव थी। वो क्लियर कट ये कह रहे थे कि फाइनेंसेस इंडिया के डिस्पेंस में डाले जाएं, नो टैक्स विदाउट कंट्रोल। जो अमेरिकी रेवोल्यूशन का आधार था कि किसी तरह का कोई टैक्स नहीं दिया जाएगा जब तक उस टैक्स पे कोई कंट्रोल हमें नहीं दिया जाएगा, ये कैंपेन स्ट्रांग थे। एग्जीक्यूटिव को लेजिस्लेचर के अंडर लाया जाए, यानी कि सरकारें आंसरेबल हों जनता के द्वारा चुने हुए नुमाइंदों को। इलेक्शन की पद्धति से जनता के नुमाइंदे चुने जाएं, वोटिंग के राइट लोगों को दिए जाएं, फ्रेंचाइज को खोला जाए, लोकल लेवल पर, स्टेट और सेंट्रल लेवल पर सेल्फ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की स्टैब्लिशमेंट की जाए। हायर सर्विसेज, चाहे वो सिविल सर्विसेज हों चाहे वो आर्मी हो, उनमें भारतीयों को एंटर कराया जाए। भारतीय उद्योगपतियों को एड भी दी जाए और इंपोर्ट ड्यूटी के द्वारा प्रोटेक्शन भी दी जाए। लगातार भारत में जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है अलग अलग प्रोडक्शन पे, वो एक्साइज ड्यूटी ख़त्म की जाए। रेलवे का कंट्रोल प्राइवेट हाथों से निकाल करके सरकार को दिया जाए और वह सरकार रिस्पॉन्सिबली भारतीयों की हो। इस तरह से ये सारी चीज़ें जिसकी वजह से निकासी हो रही थी भारत के धन की, इंडियन जो आर्मी है ब्रिटिशर्स की, वो इंटरनेशनल कैंपेन में भारतीय धन का इस्तेमाल नहीं करेगी। जिस भी तरह से, चाहे वो यूनिवर्सिटी है, चाहे वो कोई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, चाहे वो कोई और लोकल बॉडी है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों को लाया जाए। सरकार एजुकेशन के ऊपर अधिक खर्चा करे, सरकार बेसिक कम्युनिटीज़ प्रोवाइड करने पर अधिक खर्चा करे, सरकार अपनी सैलरीज, पेंशन्स और अदर एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चों में कटौती करे। ये सारी अग्रेसिव मांगें कांग्रेस के द्वारा रखी जा रही थी और यह मांगे पहले जो वही भारत नहीं समझ पा रहा था वो आज समझ रहा था, क्योंकि वह ज़्यादा जागरूक था, ज़्यादा राजनीतिक तौर पर चेतन था और ज़्यादा एजुकेटेड था, और वो खुद सफ़र कर रहा था क्योंकि वो अनएम्प्लॉयड था। ऐसे में लोग आज ज़्यादा इन बातों को रिस्पॉन्स कर रहे थे। यही कारण था कि अंग्रेज इस बात को समझते थे कि अगर एजुकेट मिडिल क्लासेस नदारद हो गए तो इनका डिस्कॉन्टेंट मासेस तक जाने में वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि ये मासेस आज से 20 साल पहले वाला मासेस नहीं है जब कांग्रेस बनी थी। 1885 की कांग्रेस कुछ और थी, 1905 की कांग्रेस कुछ और है। ऐसे में हमें तेज़ी से कोई ना कोई वायबल अल्टरनेटिव नाम ढूंढना पड़ेगा और हमें हमारी अब तक की ये जो पॉलिसी हमने चलाई है, यानी कि कर्जन की पॉलिसी, इससे डिपार्चर लेना पड़ेगा, एक न्यू डिपार्चर लेना होगा। राइज ऑफ कम्युनलिज्म, 1909 का मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आने का एक आधार कम्युनलिज्म की शुरुआत भी थी, उदय भी था। देखिए, आप सभी शुरू से जानते हैं अलीगढ़ स्कूल ऑफ थॉट। अंग्रेजों के द्वारा कम्युनलिज्म के बीज बोए जाने के कई प्रयास शुरू से ही किए गए हैं। इसका सबसे बड़ा और प्रत्यक्षीकरण प्रमाण मिलता है 1857 के रिवॉल्ट के बाद। 1857 के रिवॉल्ट के बाद 1875 तक डेलिब्रेटली अंग्रेजों के द्वारा हिंदुओं को समर्थन दिया गया सरकारी नौकरियों में, शिक्षा में और राजनीति में। उनका मानना ऐसा था कि यह पूरी की पूरी कॉन्स्पिरेसी के पीछे मुस्लिम समाज का हाथ है। लेकिन 1875 तक जब भारतीय चेतन होने लगे और अपने राजनीतिक अधिकारों की मांगें करने लगे, कई तरह की लोकल पॉलिटिकल पार्टीज ओपन होने लगी। ऐसे में अंग्रेजों ने एक शिफ्ट दिया और वह शिफ्ट के तहत उन भारतीयों को, उन हिंदुओं को काउंटर करने के लिए मुस्लिम सेगमेंट को तगड़ा और मजबूत करने का काम किया। ऐसे में सर सैयद अहमद खान को उन्होंने अपना मोहरा बनाया बड़े स्तर पर, और सैयद अहमद खान ये मानते थे कि अगर डायरेक्ट इलेक्टेड डेमोक्रेसी सिस्टम भारत में आएगा, ऐसे में नंबर वाइज माइनॉरिटी में एग्जिस्ट करता है मुस्लिम, ऐसे में कभी भी उसके द्वारा खुली चुनाव की पद्धति के तहत अपना विकास नहीं किया जा पाएगा, क्योंकि उसके रिप्रेजेंटेटिव चुन करके नहीं आएंगे। दूसरी बात, जब तक वो मुस्लिम अपने आप को ओपन नहीं करेगा वेस्टर्न साइंस, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन और डेमोक्रेटिक सिस्टम को, तब तक वो वेस्टर्न एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के अंदर कभी भी जॉब्स नहीं ले पाएगा।
मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की शुरुआत भी की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। इसके तहत इस दौर के दौरान 1885 के बाद आप नोटिस करेंगे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा एक नेशनलिज्म का बीड़ा उठाया गया, एक रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी की जा रही थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा किए जा रहे सभी कामों को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था सैयद अहमद खान के द्वारा और उनके फॉलोअर्स के द्वारा, क्योंकि वो अंग्रेज़ों के प्रति सबमिसिव थे। वो अंग्रेज़ों का साथ देना चाहते थे, अवॉइड करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि अगर देश आज़ाद होता है और अंग्रेज़ यहाँ से गए तो हिंदू शोषण करेंगे मुसलमानों का। ऐसे में वो चाहते थे कि मुस्लिम पहले सशक्त होना चाहिए ताकि वो अपना पॉलिटिकल भविष्य खुद से तय कर सके, कोई और उसके लिए आकर के वो पॉलिटिकल फ्यूचर डिसाइड ना करे। ऐसे में जहाँ कांग्रेस इम्पीरियलिज्म के खिलाफ लड़ रही थी, राष्ट्रवाद की लड़ाई में थी, वहीं पर सैयद अहमद खान के समर्थन कांग्रेस के खिलाफ थे, वो उनकी नीतियों के खिलाफ थे, वो उनका क्रिटिसिज्म कर रहे थे। और इस पे सोने पे सुहागा हुआ जब बंगाल का विभाजन हुआ। बंगाल के विभाजन का आधार ये था कि काउंटर बैलेंस के तौर पर मुस्लिमों को खड़ा करना चाहते थे अंग्रेज। ऐसे में लगातार लॉर्ड मिंटो के द्वारा प्रोत्साहित किया गया आगा खान को। आगा खान को दिए जा रहे प्रोत्साहन की वजह से ही मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अक्टूबर 1906 में लॉर्ड मिंटो के द्वारा मोटिवेट करने पर ही आगा खान एक मुस्लिम डेलीगेशन को लेकर के शिमला गए। इसे शिमला डेपुटेशन कहा जाता है। और इस शिमला डेपुटेशन के तहत आगा खान ने जाकर के यह रिक्वेस्ट की उस समय में, किन से जाकर के? लॉर्ड मिंटो के द्वारा। लॉर्ड मिंटो से उन्होंने जाकर के यह कहा कि मुसलमानों को उनके नंबर के कंपैरेटिवली रिप्रेजेंटेशन और सीट्स मिलनी चाहिए, प्लस मुसलमानों को उनकी पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस के तहत रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। मतलब उनका राजनीतिक महत्व देखिए, राजनीतिक महत्व के अकॉर्डिंग उन्हें सीट्स अलोकेट करिए, उनको रिप्रेजेंटेशन दीजिए, और जो उनके नंबर बनते हैं उस नंबर के अकॉर्डिंग उन्हें सीट दीजिए। नंबर के अकॉर्डिंग तो आप किसी को दे सकते हैं, मतलब 10 लाख पर एक सीट मिल जाएगी, लेकिन राजनीतिक महत्व कैसे डिसाइड करेंगे, और राजनीतिक महत्व कितनी सीट देंगे। और इसी अक्टूबर 1906 की मीटिंग के दम पर ही दिसंबर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। नवाब सलीमुल्लाह, मैंने आपको पहले ही बताया, दक्का के नवाब, आगा खान, इन सब के द्वारा मिल करके, और मोहम्मद अली जिन्ना, यंग बैरिस्टर और रेडिकल लीडर, वो मुस्लिम लीग के द्वारा उठाए गए इस कदम को कहते हैं वाह, अ ब्यूटीफुल कमांड परफॉर्मेंस। तो उन्होंने मुस्लिम लीग के इस एस्पेक्ट को क्या कहा? कमांड परफॉर्मेंस, कि इट इज़ अ ब्यूटीफुल कमांडेड परफॉर्मेंस। बड़ा अच्छा कमांड दिया तुम्हें मिंटो ने, और तुमने परफॉर्मेंस बड़ा ज़बरदस्त किया। तो मुस्लिम लीग ने उनको समझाया कि दिस इज़ नॉट कमांड परफॉर्मेंस, तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है, ये कमांड परफॉर्मेंस है। 1875 से ही, अलीगढ़ मूवमेंट के शुरुआत के बाद से ही सैयद अहमद खान के अंडर हम रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, हमारे हक की, हमारे राइट्स की बात कर रहे हैं। तब से लेकर के आज जो हालात बदले हैं, अब जब दिख रहा है कि देश डेमोक्रेटिक इलेक्टेड सिस्टम की तरफ बढ़ रहा है, तो उस डेमोक्रेटिक इलेक्टेड सिस्टम के तहत हमने अपने लिए सीट्स मांगी हैं हमारे नंबर के अकॉर्डिंग, तो तुम इसे कमांड परफॉर्मेंस कैसे कह रहे हो? इट इज़ अ कंटिन्यूम प्रोसेस। 1875 से लेकर के जैसे जैसे माहौल बदले वैसे वैसे हमारी मांगे बदली। जिन्ना ने कहा नो नो नो, इट इज़ नॉट कंटिन्यूम, इट इज़ अ कमांड परफॉर्मेंस। ये क्लियरली साफ हो रहा है। इसमें आपस में इनकी बहस चलती रही, लेकिन एक मांग बड़ी खड़ी हो चुकी थी जो अंग्रेजों के मिंटो के द्वारा ही, मिंटो माने लॉर्ड मिंटो के द्वारा ही आगा खान को कहा गया कि आओ और सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम मांगो अपने लिए। वो सिस्टम जिसके तहत मुस्लिम कैंडिडेट को सिर्फ मुस्लिम लोग ही वोट डाल सकते हैं, और सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम दिया गया 1909 में पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स के तहत। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि लॉर्ड मिंटो लगातार यह विचार कर रहे थे कि कैसे भारत में ये रेवोल्यूशनरी एक्सट्रीमिस्ट और रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट ग्रुप को टोन डाउन किया जाए। मिंटो ने तो दिमाग भी बिठा लिया उस समय। मिंटो ने कहा कि यार ये रेवोल्यूशनरी एक्सट्रीमिस्ट और इन टेररिस्टों को काउंटर तो करना पड़ेगा, तो काउंटर बैलेंस की पॉलिसी चलनी पड़ेगी, दो काम करने पड़ेंगे। एक लेवल तक लॉर्ड मिंटो ये प्लान कर रहे थे कि हम एक अल्टरनेटिव काउंसिल ऑफ नोबल्स खड़ी करते हैं। समझ आ रही बात? एक तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, एक प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है। मिंटो का ये मानना था कि एक काउंसिल ऑफ नोबल्स बनाते हैं, देश को ये भी कहेंगे कि रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ आ रहे हैं हम, काउंसिल ऑफ नोबल्स बनाएंगे, और इस काउंसिल ऑफ नोबल्स के अंदर हम प्रिंसली स्टेट के मेंबर को डालेंगे, जमींदारों को डालेंगे। तो ये भी प्रूव हो जाएगा कि इंडियन डाल दिए, जैसे हाउस ऑफ लॉर्ड बना वहां पे, और ये भी हो जाएगा कि ये प्रिंसली स्टेट के नुमाइंदे और ये जमींदार तो समर्थन तो हमारा ही करेंगे। ऐसे में हम रिप्रेजेंटेटिव वाला गिमिक भी खेल लेंगे,
और इनको साथ ला करके इनसे अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे और परमानेंट बुलवार्क के तौर पर मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दे देंगे, तो मुस्लिम भी हमारे समर्थन में खड़े हो जाएंगे। एक पॉइंट पे ऐसा सोचा, लेकिन फिर मिंटो ने बाद में विचार किया कि ये जो काउंसिल ऑफ नोबल है ना, ये नहीं चलेगी। इस काउंसिल ऑफ नोबल के बेटर ये है कि हम लैंडलॉर्ड सेगमेंट को नोटिफाई कर दें, लैंडलॉर्ड सेगमेंट को नोटिफाई करें, उसे किसी तरह से सेपरेट इलेक्टोरेट एलोकेट कर दें और अल्टीमेटली वो हमारा समर्थन करेगा, मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट बना दें, वो हमारा समर्थन करेगा। इस तरह से हम सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम को फॉलो करें तो वो ज़्यादा बेटर है, बशर्ते कि हम कोई काउंसिल ऑफ नोबल बनाए अलग से, उसी काउंसिल में सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम चले, बांटे इनको यूनिवर्सिटी के नाम पर, लोकल बॉडी के नाम पर, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नाम पर, जमींदार यानी कि लैंडलॉर्ड के नाम पर, मुस्लिम और जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये होगा अभी, ये क्वेश्चन भी है। ये अंग्रेजों का दिमाग उस समय में चल रहा था और राइज ऑफ कम्युनलिज्म ये अल्टीमेटली अंग्रेजों के लिए एक बुलवार्क और एक प्रोटेक्शन शील्ड के तौर पर 1909 का रिफॉर्म आएगा, आप सबके सामने आएगा। आई बात समझ में? प्रोविजन समझते हैं, फिर सारी कहानी और बेटर समझ आएगी। प्रोविजन ऑफ द एक्ट में सबसे पहले सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, परिवर्तन ये कर दिया इस 1909 के पार्लियामेंट रिफॉर्म के तहत कि इसमें सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की सीटें 16 से बढ़ा करके 60 कर दी। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की सीटें 16 से बढ़ा करके 60 कर दी। अब याद रखें, इसमें मैं एक्स ऑफिशियो मेंबर अभी काउंट नहीं कर रहा हूँ, एक्स ऑफिशियो मेंबर 9 है, तो 16 में भी 9 ऐड करेंगे तो 24 होता था, इधर 60 में 9 ऐड करिए तो हो गया 69। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की सीटें 16 से बढ़ा करके 60, एक बिग जंप, और इसमें अगर 9 एक्स ऑफिशियो मेंबर जोड़े तो हो गए 69। तो एक मांग सेटिस्फाई करने की कोशिश की गई मॉडरेट्स को तसल्ली देने के लिए कि भाई देखिए सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल का कितने फोल्ड इंक्रीज कर दिया, 4 to 5 फोल्ड चले गए ना 60 तक, 16, 32, 64, 3 से 4 गुना बढ़ा दिया। आई बात समझ में? कहते ठीक है, और इसको टेक्टिकली कैसे डिवाइड किया समझिए, 69 में से 37 ऑफिशियल्स और 32 नॉन ऑफिशियल। अब सबसे पहले सेगमेंट समझिए कि ये जो 69 मेंबर सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में होंगे ये कौन कौन होंगे, समझो। ये 69 मेंबर में से सबसे पहली कैटेगरी ऑफ मेंबर जो बैठेंगे जाकर के उस सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, वो होंगे एक्स ऑफिशियो ऑफिशियल मेंबर। एक्स ऑफिशियो ऑफिशियल मेंबर माने कि वो मेंबर जो मेंबर ऑलरेडी एग्जीक्यूटिव के मेंबर हैं, आई बात समझ में? जिसमें से 8 ऑर्डिनरी मेंबर, 1 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेंबर, मतलब 7 ऑर्डिनरी मेंबर प्लस गवर्नर जनरल प्लस 1 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेंबर, तो टोटल हो गए 9। तो 9 जो कि ऑलरेडी सरकार हैं, एग्जीक्यूटिव के मेंबर हैं, वो होंगे एक्स ऑफिशियो ऑफिशियल मेंबर। दूसरे ऑफिशियल मेंबर, पहले एक्स ऑफिशियो ऑफिशियल मेंबर, दूसरे ऑफिशियल नॉमिनेटेड मेंबर। ये वो हैं जो किसी ना किसी तरह से सरकारी एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा तो हैं, बट ये एग्जीक्यूटिव के मेंबर नहीं है, इनको गवर्नर जनरल नॉमिनेट करेगा। तीसरी कैटेगरी नॉन ऑफिशियल नॉमिनेटेड मेंबर, ये वो हैं जो किसी तरह की सरकारी नौकरियों में या सरकार का हिस्सा नहीं है, लेकिन होंगे ये भी गवर्नर जनरल के द्वारा नॉमिनेटेड। चौथे हैं इलेक्टेड मेंबर, नॉन ऑफिशियल इलेक्टेड मेंबर। तो 4 कैटेगरी, एक्स ऑफिशियो मेंबर, दूसरी कैटेगरी ऑफिशियल नॉमिनेटेड मेंबर, तीसरी कैटेगरी नॉन ऑफिशियल नॉमिनेटेड मेंबर, चौथी कैटेगरी नॉन ऑफिशियल इलेक्टेड मेंबर। मतलब अगर 4 सेगमेंट में है तो उसमें से सिर्फ 1 सेगमेंट ही नॉन ऑफिशियल इलेक्टेड है, मतलब कि 25%। बाकी के 75% तो या तो कोई एक्स ऑफिशियो है या कोई ऑफिशियो है तो भी नॉमिनेटेड है, नॉन ऑफिशियल है तो भी नॉमिनेटेड। और नेचुरली नॉमिनेटेड उसको तो नहीं करेंगे जो कीले में कीला ठोके सिर में आके, वो वही होगा जो फेवरेबल होगा। इस हिसाब से पूरी गेम कर दी। गेम क्या की है, 69 में से 37 तो हो गया ऑफिशियल, यानी कि इस 37 में से 9 माइनस करिए, 9 तो एक्स ऑफिशियो ही है ना, तो कितने बचे 28। तो ये जो 28 हैं ये हो गए हमारे पास ऑफिशियल।